हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल द लर्नर्स लूप में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जहां हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और हम लोग क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को इनकम और अदर गोल्स के बारे में बताए हुए थे। सबसे पहले क्लास में हम डेवलपमेंट बताए थे क्या था, उसकी अगले क्लास में हम बताए थे कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या गोल होता है। इनकम मटेरियल गोल होता है, नॉन मटेरियल गोल होता है, आपको बताए हुए थे अच्छे से। अब हम आगे की क्लास में हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, मतलब एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या हो, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन पे हम अब बात करने वाले हैं। जैसे नेशनल डेवलपमेंट, बिकॉज everyone has different personal goals, different people have different even and often clashing ideas about how a country should develop। मतलब आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग गोल होता है। इस हिसाब से अगर आप इन सब लोगों से पूछें कि ये कंट्री कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे डेवलप होगा, तो सबका अलग अलग राय होगा, अलग अलग आइडियाज़ होगा डेवलपमेंट को लेके कंट्री के। हम इन्हीं चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। जैसे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। देखो, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मनी के अलावे, तो फिर हम कैसे दो कंट्री या स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, सवाल ये है। तो हम कंपेयर करने के लिए व्हेन कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इनकम इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब हम दो कंट्रीज या स्टेट्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट के कंपैरिजन करते हैं, तो मनी एक इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में उभर के आता है। ठीक है। अब बोलो कैसे। तो बिकॉज more money allows a country to buy more things that its citizen needs and wants. Therefore, a higher income generally means a country is more developed। मतलब कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस आधार पर अगर किसी कंट्री के सिटीजन का इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो अपना मतलब लाइफ, लग्जरियस लाइफ जिएगा, वो अपनी ज़िंदगी का सारा कुछ वो पूरा करेगा, हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा अच्छा खर्चा करेगा। तो मनी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही डेवलपमेंट के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो कंट्री को अगर कंपेयर करेंगे तो इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आता है, क्योंकि इनकम से ही सारा कुछ डिसाइड होता है। आप अपना नीड्स को पूरा कर रहे हो, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा कर रहे हो, तो मनी के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम, मनी में क्या बात है, पहला होता है टोटल इनकम, दूसरा एवरेज इनकम का बात होता है। टोटल इनकम क्या होता है कि एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं, एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं, उन टोटल लोगों के इनकम का सम हो गया किसी भी कंट्री का टोटल इनकम। ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं। एक होता है जीडीपी होता है, एक होता है नेशनल इनकम होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जीडीपी का बात किया नहीं गया है, तो जीडीपी पे बहुत कम हम ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब एक थोड़ा सा समझाने के लिए जीडीपी समझ लो क्या होता है। देखो, जीडीपी होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में होता क्या है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और एक्चुअली में फाइनल गुड्स, एक साल में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनके वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। मतलब कि एक साल में हम कितने रुपये, कितने पैसों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए, उसको हम बोलते हैं, उस प्रॉपर जोग्राफिकल रीजन या कंट्री का जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में कुछ प्रॉब्लम भी है। जैसे जैसे देखते हैं, मान लो दो कंट्री है, एक कंट्री ए है, सॉरी एक कंट्री अपना इंडिया है,
और एक कंट्री क्या है अपना, यूएसए। अब मान लो कि यूएसए का कोई सिटीजन है, जैसे कोई एक सिटीजन मान लो ए, ये इंडिया में आके काम कर रहा है, और इंडिया का एक सिटीजन है मान लो टाटा, इसका इंडस्ट्री कहाँ लगा हुआ है, यूएसए में लगा हुआ है। तो इसका जो भी इनकम होगा, इनका इंडिया में जो भी पैसा कमाएंगे वो कहाँ भेजेंगे, यूएसए भेजेंगे। लेकिन होता क्या है कि इंडिया के जीडीपी में ए ऐड हो जाते हैं इंडिया के जीडीपी में ये ऐड हो जाते हैं। और ये जो टाटा कंपनी है ये क्या करेंगे, ये यहाँ से जो भी इनका रेवेन्यू होगा, जो भी इनकम होगा, इनको इंडिया भेजेंगे, और इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन में इनको ऐड नहीं किया जाता है। प्रॉब्लम जीडीपी में यही है सबसे बड़ा। इसीलिए जीडीपी को हम एक परफेक्ट फैक्टर नहीं मान सकते हैं। और बहुत सारा है कि जीडीपी के अलावा नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये सारा कुछ है जीडीपी के अलावा। लेकिन जैसे एक क्या कह सकते हैं, नेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो सकता है, उसको हम एक अच्छा फैक्टर मान सकते हैं, जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट करता क्या है कि हमारा जो जीडीपी है ये, इसमें जो ये ए का जो अमेरिका से हमारे यहाँ काम करने आए हुए थे, इनका जो भी रेवेन्यू है उसको माइनस कर देंगे, और टाटा जो इंडिया कमा के भेजे उसको ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं हम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जीडीपी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। प्रॉब्लम कुछ यूं है कि मान लो कि इंडिया में टोटल, मतलब किसी भी कंट्री में जो भी रेजिडेंट हैं, जो भी सिटीजन रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं किसी भी कंट्री में, उनका टोटल इनकम जो होता है उसका सम उस कंट्री का टोटल इनकम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, तुम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, ओह सॉरी, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो दो फैमिली है, ए एंड बी, और इनका मंथली इनकम जो है ये 1 लाख रुपीज़ है। इनका मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज़, और इनका मंथली इनकम है 80,000 रुपीज़। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हम ये बोलेंगे कि इनका इनकम ज़्यादा है, ओबियसली ये ज़्यादा डेवलप्ड है, इनका इनकम इनके कंपैरिजन में कम है। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा डीप से एनालिसिस करें तो हमको यहाँ मान लो पता चलता है कि इसके यहाँ 10 मेंबर रहते हैं, इनके घर में 10 मेंबर रह रहे हैं, और इनके घर में 4 मेंबर ही रह रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये एक आदमी पे कितना रुपया पड़ा, कितना पड़ा, 10,000। एक आदमी पे कितना रुपया पड़ा, 10,000 रुपया पड़ा। अब इनको 4 से डिवाइड करोगे तो एक आदमी पे 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज़ एक आदमी पे पड़ा। तो अब सोच के देखो ज़्यादा डेवलप कौन है। तो हम किसी भी कंट्री के टोटल इनकम से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कंट्री कितना डेवलप्ड है। मान लो कि अगर कोई कंट्री का टोटल इनकम बहुत ज़्यादा है और साथ ही उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको डेवलप्ड नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि इट इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर कंपेरिजन, मतलब कि टोटल इनकम जो होता है ये गुड टूल, अच्छा टूल्स नहीं है। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन साइज, सो अ लार्ज कंट्री माइट हैव अ हाई टोटल इनकम इवन ऑफ इट्स पीपल आर इंडिविजुअली पुअर। तो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कंट्री का इनकम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनके हाई पॉपुलेशन के कारण उनका जो पीपल, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो गरीब हो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, जो कि पीछे के एग्जाम्पल में आपको हम समझा चुके हैं। तो उसके बाद हम और एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम। क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं, या इसको हम, एक टर्म फेमस है आप लोगों की बुक में, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो इन सब से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों को, खास करके एमसीक्यू तो इनसे बनेंगे ही। अब देखो पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम होता है कि एक कंट्री का टोटल इनकम कितना है,
एक कंट्री का टोटल इनकम कितना है और उसका टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो मान लो कि एक कंट्री में मान लो 10 लोग रह रहे हैं और उसमें उस कंट्री का इनकम 100 रुपया हुआ है हो, ₹100 हो, तो उनका पर कैपिटा इनकम कितना हो सकता है 100/10, यानी ₹10 इसका पर कैपिटा इनकम हो सकता है। एक आदमी की इनकम कितना हो सकता है ₹10। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हम पर कैपिटा इनकम अच्छे से समझा पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज। अब इन आधारों पे, इन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासिफाई कर रहा है कंट्री को, हम इनके बारे में देखते हैं। लेकिन डेटा ये थोड़ा पुराना है, 2023 का डेटा है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो द वर्ल्ड बैंक यूजेज पर कैपिटा इनकम टू ग्रुप कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक किस इंडिकेटर का यूज करता है, टोटल इनकम का यूज नहीं करता है, वो पर कैपिटा इनकम का यूज करता है। क्योंकि टोटल इनकम का कमी तो आपको हम बताएं दे कि टोटल इनकम से एक मोटा मोटी अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हमको पर कैपिटा इनकम का यूज करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो हाई इनकम है, जो रिच कंट्री है, जो रिच कंट्री है उसका पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए एक साल में, वो होना चाहिए $63,400 या इससे ज़्यादा होना चाहिए यूएस डॉलर में। जो लो या मिडिल इनकम है, सबसे पहले लो इनकम वाले कंट्री का कंडीशन देख लो, इसका होना चाहिए $2400 या उससे कम। और मिडिल जो इन दोनों के बीच आ जाए इनको हम बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्री, जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये चार्ट दिया हुआ है, तो आप उनसे वहाँ भी जाके इनको समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो ये सब चार्ट दे दिए जाते हैं, और ये चार्ट देने के बाद आपको बोलते हैं, इनसे चार्ट से ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आपको इनको निकाल के सॉल्व करना है। तो थोड़ा चार्ट सब पढ़ना सीखो आप लोग। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, तो आज तो यहीं तक। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए।